हाँ, तो पिछले वीडियो में हमने किया था कछवाहा वंश का इतिहास या जयपुर का इतिहास। तो हमारा चल रहा था टॉपिक जयपुर का इतिहास। जयपुर में कछवाहा वंश का शासन था और कछवाहा जो थे वो भगवान श्री राम के पुत्र कुश के वंशज माने जाते हैं। हमने देखा कछवाहा वंश जो था उसके जो पहले महत्वपूर्ण शासक हुए थे वो हुए थे दुल्हे राय, ठीक है, जिनका वास्तविक नाम तेजगढ़ था। बड़ गुर्जरों को हराया और दौसा पर अधिकार कर लिया। इसके बाद आए थे एक राजा काकिल देव। काकिल देव ने मीणाओं को हराया और आमेर पर अधिकार कर लिया। इसके बाद हमने देखा था भारमल जो थे वो मुख्य इनका जो था वो था कि इन्होंने अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह अकबर से कर दिया था। और किसके सहयोग से किया था? मुख्य जो सहयोगी थे वो थे मजनू खां और चगताई खां। इन दोनों के सहयोग से अकबर से विवाह कर दिया था। और मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम राजपूत शासक भारमल, जयपुर रियासत का प्रथम शासक भारमल, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला। उसके बाद हमने अगला देखा था भगवंत दास जो थे इन्होंने अपनी पुत्री, अपनी राजकुमारी मानबाई का विवाह कर दिया था। किससे? जहांगीर से। तो यहां तक हमने देख लिया था। इसके बाद अब जो जयपुर के कछवाहा वंश के नए शासक हैं हम उनसे देखते हैं। नए शासक का नाम है मानसिंह। देखिए, जयपुर रियासत में मानसिंह और जयसिंह इन दोनों का वही महत्व है जो यदि हम उदयपुर रियासत देखते हैं तो उदयपुर या मेवाड़ रियासत में हमें प्रताप का महत्व मिलता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, बाकी तो हर एक का अपना अपना महत्व होता है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन जयपुर रियासत से पूछे जाते हैं तो सर्वाधिक संभावनाएं मानसिंह की बनती है, इसके बाद जयसिंह का नंबर आ जाता है। तो मानसिंह जी जो थे इन्होंने 1589 से 1614 तक मानसिंह का शासन रहा था। प्रारंभ में अकबर जो था ये अकबर के मनसबदार ही थे, तो अकबर ने प्रारंभ में इन्हें 5000 का मनसबदार बनाया था, लेकिन बाद में इनका मनसबदार बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? 7000। प्रारंभ में 5000 के मनसबदार थे, बाद में 7000 के मनसबदार बने। मनसबदार ये एक प्रकार से मुगल दरबार में दी जाने वाली उपाधि या पदवी मान सकते हैं हम। जिसका जितना अधिक मनसबदार होता था वो उतना ही बड़ा अधिकारी मुगल दरबार का समझा जाता था। अकबर ने इनको अनेक जगह पे राजपूत राजाओं या राजपूत राजकुमारों को अकबर ने अधिकतर या तो दक्षिण भारत में नियुक्त किया है या फिर अफगानों के विरुद्ध इनका प्रयोग किया है। तो अकबर ने मानसिंह एक बहुत बहादुर, बहुत योद्धा, बहुत जुझारू किस्म के व्यक्ति थे, तो अकबर ने मानसिंह को नियुक्त किया था। काबुल में भी नियुक्त किया इन्हें। काबुल, बंगाल और बिहार का गवर्नर इनको बनाया गया था। मानसिंह को काबुल, बंगाल और बिहार का गवर्नर बनाया गया था। अब जब ये काबुल में विद्रोह दबा रहे थे तो वहां पर इन्होंने क्या किया था कि 5 कबीलों के विद्रोह को दबाया था। अफगानों के अलग अलग कबीले होते थे, तो 5 कबीले, अधिकतर कबीले जो थे ये बहुत ही जुझारू किस्म के, ये बहुत योद्धा होते थे। और अकबर ने राजपूतों की इसी चीज का फायदा उठाया कि अफगान जो है वो एक्चुअल में लड़ाके कौम है। देखिए, अफगानों के खून में लड़ना है, योद्धा किस्म की कौम है। तो अकबर ने क्या किया, यहीं पे समझदारी दिखाई। राजपूत जो है ये भी योद्धा कौम है, बहुत जुझारू कौम है, तो इन दोनों को आपस में भिड़वाता रहा अकबर और इसी का लाभ उठाता रहा था। तो अफगानों के 5 कबीलों को मानसिंह ने दबाया था, इसीलिए मानसिंह ने इन 5 कबीलों के आधार पर आमेर का जो झंडा था वो पंचरंगा कर दिया। आमेर का जो झंडा था, ध्वज जो था, उस ध्वज को आमेर ने इन्हीं 5 कबीलों के आधार पे कर दिया था
पंचरंगा। ठीक है, तो मानसिंह जो थे इनकी नियुक्ति काबुल, बंगाल, बिहार में हुई थी। पहले 5000 फिर 7000 मनसब नारगे थे। आमेर का झंडा इन्होंने पंचरंगा किया था। इसके बाद बंगाल में जब इन्होंने विद्रोह को दबाया, बंगाल, तो बंगाल में एक राजा थे, बंगाल के राजा का नाम था केदार। बंगाल के एक राजा केदार को इन्होंने हराया और वहां से ये शीला माता की मूर्ति लेकर के आए। शीला माता आमेर के कछवाहा वंश की इष्ट देवी है। इष्ट देवी, एक होती है कुल देवी, एक होती है इष्ट देवी। कुल देवी वो होती है जिसका पूरा कुल पूजन करता है, और इष्ट देवी जो होती है वो होती है सबसे निकटतम देवी। जैसे इष्ट देव हम कहते हैं, इष्ट देवी यानी आपको कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप सबसे पहले जिस देवता का नाम लेते हैं, आपको जिन पे अति विश्वास रहता है, हाँ ये वाले तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व भी कर देंगे, वो इष्ट देव होते हैं। तो शीला माता जो है, इनकी मूर्ति बंगाल से लेकर गए थे, मानसिंह लेकर गए थे, बंगाल के राजा केदार को हराया था। और शीला माता आमेर के कछवाहा वंश की इष्ट देवी है, और इस मूर्ति को आमेर के महलों में इन्होंने स्थापित करवाया था। तो इसके काबुल में विद्रोह हो गया, बंगाल में हो गया। इसके बाद इन्होंने अगला जो था वो बिहार की बात करते हैं। 3 जगहों पे ये गवर्नर रहे थे। तो बिहार में इन्होंने एक शासक हुए थे पूर्णमल, जो कि गया नामक स्थान जो है वहां के शासक थे। और एक व्यक्ति थे अनंत चैरू। अनंत चैरू, हाँ अनंत चैरू जो थे ये गया के शासक थे भाई, ये गया के शासक थे। और पूर्णमल जो है वो गया के शासक नहीं थे, ये गिद्धौर के शासक थे। पूर्णमल जो थे ये गिद्धौर के शासक थे, अनंत चैरू जो थे ये गया के शासक थे। इन दोनों को इन्होंने हराया और वहां पर मानपुर, मानसिंह ने बिहार में मानपुर नामक शहर की स्थापना की, और एक किला भी इन्होंने बनाया। किला इन्होंने बनाया था रोहिताशवगढ़। रोहिताशवगढ़ नाम का किला इन्होंने बिहार में बनवाया था, और वहां पर दक्षिण में इन्होंने कुछ मंदिर भी बनवाए थे। तो ये तो इनकी युद्ध क्षेत्र की उपलब्धियां काबुल में, बंगाल में और बिहार में। इसके बाद मानसिंह की बात करें तो मानसिंह वो राजा था जो केवल युद्ध में ही लीन नहीं था, सांस्कृतिक उपलब्धियां इनकी बहुत अधिक है। और यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में क्वेश्चन अधिक सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में पूछा जाता है। यदि आप आरपीएससी का ट्रेंड वर्तमान में देखेंगे, आरपीएससी के ट्रेंड को यदि गौर करेंगे आप, तो आप देखेंगे कि आरपीएससी जो है ना वो पॉलिटिकल हिस्ट्री यानी राजनीतिक इतिहास से प्रश्न कम पूछती है, जबकि वो कल्चरल हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चन ज्यादा पूछती है। कल्चरल हिस्ट्री, सांस्कृतिक इतिहास के क्वेश्चन ज्यादा पूछती है आरपीएससी आजकल। तो ये ट्रेंड है, इसीलिए कल्चरल सांस्कृतिक उपलब्धियां कहीं पे भी आए तो सांस्कृतिक उपलब्धियां जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में फिर से एग्जाम में इतिहास और संस्कृति दोनों शब्द लिखे जाते हैं, तो संस्कृति पे ध्यान देना होगा। तो मानसिंह की यदि सांस्कृतिक उपलब्धियों की हम बात करें तो मानसिंह ने पहला जो काम किया था वो काम किया था आमेर के महलों का निर्माण करवाया था। आमेर में महल निर्माण। इसके बाद दूसरा कार्य जो मानसिंह जी ने किया था वो किया था राधा गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण। राधा गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण, और ये मंदिर का निर्माण हुआ था वृंदावन में। तो वृंदावन में इन्होंने राधा गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। इनकी रानी थी, मानसिंह जी की रानी थी कनकावती। कनकावती, कनकावती ने अपने एक राजकुमार थे जिनका नाम था जगत सिंह। इन जगत सिंह की स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया था। कौन सा मंदिर? जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया था। और जगत शिरोमणि मंदिर के बारे में ये कहा जाता है कि ये वही मूर्ति है, भगवान श्री कृष्ण का वही विग्रह है जिसकी पूजा मीराबाई करती थी, परम भक्त कृष्ण की, जो अंत में कृष्ण में ही समा गई थी।
पूजा करती थी, जिस मूर्ति की, उसी मूर्ति की स्थापना इस जगत शिरोमणि मंदिर में हुई। तो सांस्कृतिक उपलब्धि, आमेर में महलों का निर्माण करवाया, वृंदावन में राधा गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण कराया, और मानसिंह की रानी कनकावती ने राजकुमार जगत सिंह की स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया। सांस्कृतिक उपलब्धियां इनकी काफी सारी हैं। तो ये बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे, इसीलिए इनके दरबार में भी काफी अच्छे विद्वान रहे थे। तो मानसिंह के दरबारी विद्वान, मानसिंह के दरबारी विद्वान यानी मानसिंह के दरबार में कौन कौन से विद्वान थे? मानसिंह के दरबार में एक व्यक्ति हुए थे, नाम था पुंडरीक विट्ठल, और ये बड़े ज्ञाता व्यक्ति थे। इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी थी, बहुत सारी पुस्तकें लिखी थी, रागमाला, रागमंजरी। एक और व्यक्ति जो हुए थे उनका नाम था राय मुरारी दास। एक अन्य व्यक्ति थे जिनका नाम था जगन्नाथ। तो ये तीन व्यक्ति मुख्य थे इनके दरबार में, पुंडरीक विट्ठल, राय मुरारी दास और जगन्नाथ। अब पुंडरीक विट्ठल की जो पुस्तकें हैं, बाद में जब पुस्तकें आएंगी तो पुस्तकों में भी आपको याद करना पड़ता है। तो पुंडरीक विट्ठल की जो पुस्तकें हैं वो पुस्तकें हैं रागमाला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय, नर्तन निर्णय और दूनी प्रकाश, ये इनकी मुख्य पुस्तकें थी। फिर राय मुरारी दास जी थे। राय मुरारी दास जी की पुस्तक थी मान प्रकाश। जगन्नाथ जी जो थे, जगन्नाथ जी की एक पुस्तक थी जिसका नाम था मान सिंह कीर्ति मुक्तावली। ये इन तीनों दरबारी विद्वानों की पुस्तकें थी। मान सिंह की जो मृत्यु थी वो महाराष्ट्र में हुई थी। एलिचपुर नामक स्थान है महाराष्ट्र में, एलिचपुर नामक स्थान पर मान सिंह की मृत्यु हुई थी। अब मान सिंह को अकबर ने दो उपाधियां दी थी। एक तो दी थी मिर्जा राजा की उपाधि, और दूसरी उपाधि दी थी फरजंद। फरजंद शब्द का मतलब होता है बेटा। ये दोनों उपाधियां मान सिंह ने दी थी, अकबर ने दी थी मान सिंह को। मिर्जा राजा और फरजंद की उपाधियां दी थी। तो ये थे अपने मान सिंह जी। मान सिंह जी के बाद अगले जो राजा हुए वो हम देखते हैं। तो वो राजा, अगले राजा हुए थे हमारे मिर्जा राजा जयसिंह। अगले जो राजा है उनका नाम है मिर्जा राजा जयसिंह। जयपुर या कछवा वंश में मान सिंह और जयसिंह यही महत्वपूर्ण है, जो कि 1621 से 1667 वर्ष तक राज किया था। यानी इनका जो शासनकाल था वो सबसे लंबा शासनकाल रहा था इनका। तो जयपुर राजवंश में, कछवाहा वंश में सबसे लंबा शासनकाल जो रहा था वो मिर्जा राजा जयसिंह का रहा था। मिर्जा राजा जयसिंह ने 3 मुगल शासकों के साथ काम किया था। 3 मुगल शासक कौन से? जहांगीर, जहांगीर के बाद जो राजा बनते हैं शाहजहां, और शाहजहां के बाद जो राजा बनते हैं औरंगजेब। इन तीनों के साथ मिर्जा राजा जयसिंह ने काम किया था। जयपुर में भी सबसे अधिक लंबे समय तक कार्य करने वाले यही थे। पहले जहांगीर के साथ थे। तो जहांगीर ने मिर्जा राजा जयसिंह को मलिक अंबर जो कि अहमदनगर के थे, मलिक अंबर अहमदनगर, इनके विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। शाहजहां ने जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। शाहजहां ने ही जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। मानसिंह को जो उपाधि दी थी वो दी थी अकबर ने, और मिर्जा राजा जयसिंह को जो उपाधि दी थी वो किसने दी थी? शाहजहां ने दी थी। और औरंगजेब ने जयसिंह को
शिवाजी के विरुद्ध भेजा था। शिवाजी के विरुद्ध, शिवाजी के विरुद्ध जब सभी मुगल सेनापति हार कर वापस आ रहे थे, दक्षिण भारत में जब हर एक मुगल सेनापति को पटखनी दे दी थी छत्रपति शिवाजी ने, और शिवाजी उस वक्त प्रथम वो दक्षिण भारत में एक अत्यधिक शक्तिशाली शक्ति थे और मुगलों को बराबर चुनौती दे रहे थे अपनी छापामार युद्ध पद्धति से। शिवाजी की जो युद्ध करने की पद्धति थी वो थी छापामार पद्धति, यानी जब मुगल सेना आक्रमण करती तो ये पीछे हट जाते, आक्रमण करती तो पीछे हट जाते। जैसे मुगल सेना अपना डेरा जमाती, एक जगह अपने आप को व्यवस्थित करने की कोशिश करती, तो छत्रपति शिवाजी फिर से हमला कर देते और इस सेना को तितर बितर कर देते। और अब एक बार हमला किया, उसके बाद वापस लौट गए। यही छत्रपति शिवाजी की रणनीति थी। इस छत्रपति शिवाजी ने इसी रणनीति की वजह से हर एक मुगल सेनापति को लगभग हराकर वापस दिल्ली भेज दिया था। उसके बाद औरंगजेब ने जयसिंह को भेजा, तो जयसिंह ने शिवाजी के विरुद्ध थोड़ी अलग रणनीति अपनाई थी। जयसिंह ने क्या किया, शिवाजी को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की, अलग अलग स्थानों से घेरेबंदी की। शिवाजी के अधिकार वाले जो छोटे छोटे किले थे, उन किलों पर धीरे धीरे अधिकार कर लिया और एक प्रकार से शिवाजी को बांध लिया अपने किले में और इन्हें संधि करने के लिए विवश कर दिया था शिवाजी महाराज को। उस वक्त के सबसे बड़े योद्धा, सबसे महान योद्धा जो थे, उन्हें संधि करने के लिए विवश कर लिया था जो छत्रपति शिवाजी थे, उन्हें मिर्जा राजा जयसिंह ने। और इन दोनों के बीच जो संधि हुई थी वो हुई थी पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि हुई थी औरंगजेब और शिवाजी के मध्य, और उसमें औरंगजेब के सेनापति जो थे या औरंगजेब का नेतृत्व जो कर रहे थे वो कर रहे थे मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह, और जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने दी थी। और मानसिंह को उपाधि किसने दी थी? मानसिंह को उपाधि दी थी अकबर ने। इस संधि का भी कई जगह वर्णन मिलता है और इनकी मृत्यु जो है वो 2 जुलाई 1667 को बुरहानपुर में इनकी मृत्यु हो गई थी। मानसिंह की मृत्यु एलिचपुर में हुई थी, इनकी मृत्यु बुरहानपुर में हुई थी। अब इनकी मृत्यु के बाद जयपुर का घटनाक्रम थोड़ा सा परिवर्तित होता है, लेकिन हम उस पर आगे चर्चा करेंगे। पहले हम देख लेते हैं मिर्जा राजा जयसिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां। मिर्जा राजा जयसिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां, थोड़ा मीनिंग पे मत जाइएगा क्योंकि हैंडराइटिंग वैसे ही है। पहली जो इनकी सांस्कृतिक उपलब्धि थी वो थी, इन्होंने जयसिंहपुरा नामक कस्बा बसाया था। कहाँ? औरंगाबाद के पास। औरंगाबाद के पास इन्होंने जयसिंहपुरा, औरंगाबाद के पास जयसिंहपुरा नामक कस्बा बसाया। दूसरा, इन्होंने आमेर के किले में जयगढ़ का निर्माण करवाया था। जयगढ़ के किले या जयगढ़ दुर्ग का निर्माण इन्होंने करवाया था। जयगढ़ जो है, इसका पहले नाम जो था वो पहले नाम था चील का टीला, या कुछ जगह पे इसे चिल्हे भी लिखा हुआ मिल जाता है, चिल्हे का टीला। लेकिन अंग्रेजी देखते हैं तो अंग्रेजी के हिसाब से ये चील ही बनता है, क्योंकि इसे ईगल अंग्रेजी में चील को ही कहते हैं, इसीलिए चील का टीला ही इसका नाम था। तो जयसिंहपुरा कस्बा बसवाया और जयगढ़ के किले का निर्माण करवाया। अब इनके जो दरबारी विद्वान हम देखते हैं, जो दरबारी विद्वान थे, मुख्य दरबारी विद्वान थे, एक तो थे महाकवि बिहारी जी। महाकवि बिहारी जी बहुत बड़े विद्वान थे, जिन्होंने रचना की थी किसकी? बिहारी सतसई की रचना की थी, महाकवि बिहारी। एक और थे जो थे राय कवि। राय कवि जो थे, इन्होंने बुक लिखी थी जयसिंह चरित्र। जयसिंह चरित्र के रचयिता राय कवि जो थे वो भी इन्हीं के दरबार में थे, और इसके अलावा कुलपति मिश्र भी थे इनके दरबार में। तो इनके दरबारी विद्वान थे कुलपति मिश्र। तो आज हमने देखा मानसिंह देखा और जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह देखा। ये दोनों अगर हमने कर लिया तो इसके बाद सवाई जयसिंह, एक और महत्वपूर्ण राजा बचते हैं
और ये जो जयपुर रियासत के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक आते हैं। यदि इन 3 राजाओं को हमने कर लिया, मान सिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई जयसिंह, तो हमने जयपुर का जो इतिहास है, कछवाहा वंश का जो इतिहास है, वो हम 70% तक इन्हीं से कवर कर लेते हैं। फिर मैं एक बार फिर से कहूँगा कि मुख्य फोकस आपका पॉलिटिकल हिस्ट्री पे नहीं होना चाहिए, मुख्य फोकस आपका होना चाहिए सांस्कृतिक इतिहास पर, कि सांस्कृतिक इतिहास है वो किस प्रकार से, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां, या फिर अधिकतर समय ये दरबारी विद्वान थे, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी, या फिर ये दरबारी विद्वान जो थे